मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार दोस्तों, विविध भारती पर इन दिनों आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। इस सीरीज का आज का मैच खेला जाएगा केवल दो ही खिलाड़ियों के बीच। ये हैं क्रिकेटर अशोक मंकड़ और ब्रॉडकास्टर अशोक सोनावने। अशोक मंकड़ के पिता श्री वीनू मंकड़ भी भारतीय क्रिकेट की एक प्रसिद्ध हस्ती रहे हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट मैचेस में अशोक मंकड़ के शानदार प्रदर्शन को आज भी याद किया जाता है। लेकिन आज हम उन यादों की बात करेंगे जो अशोक मंकड़ के दिल के स्कोरबोर्ड पर आज भी दर्ज हैं। यानी इस प्रोग्राम की यादों की पिच पर खड़े हैं देश के जाने माने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक मंकड़। सवालों की बॉलिंग संभाली है अशोक सोनावने ने और बैटिंग छोर पर हैं अशोक मंकड़। नमस्कार अशोक जी। सबसे पहले ये बताइए, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता? मेरा जन्म मुंबई में हुआ और मैंने यहाँ ही पढ़ाई की। फेलोशिप हाई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। गुजराती स्कूल थी जी। और इसके बाद यहाँ पर हिंदू जिम खाना करके जो क्लब है, वहाँ पे मेरे पिताजी प्रशिक्षक थे। अच्छा, वहाँ पर एज अ कोच। वो टेरसी नेट करके वहाँ पे चलती थी जी। तो उसमें मैं शामिल हुआ और वहीं मैंने अपना क्रिकेट का दौरा शुरू किया। यानी आपको क्रिकेट विरासत में मिला? देखिए, मेरे पिताजी तो एक विश्वविख्यात खिलाड़ी थे जी। और इससे हमारे घर का जो वातावरण था उसमें काफी क्रिकेट की चर्चाएं होती रहती थी और बड़े बड़े प्लेयर्स लोग एक दूसरे को मिलने को वहाँ आते थे मेरे पिताजी के पास। इससे मैं काफी इंस्पायर हो गया और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है और मुझे ये बचपन से ही मौका मिला और इसका मुझे काफी अच्छा फायदा हुआ। बिल्कुल। वीनू मंकड़ साहब के आप साहबजादे हैं, ये सारी दुनिया जानती है और उनसे ही आपको क्रिकेट का पहला पाठ मिला, ये आपका सौभाग्य है। तो ये एक सवाल हमारे मन में उठता है कि ये रुझान आपको बचपन से हुआ या फिर आप ये सोचते थे कि पिताजी तो इसमें हैं तो मैं कुछ और करूं, ऐसा कुछ लगा था आपको? नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में भी क्रिकेट काफी अच्छे दर्जे से खेला जाता था। अच्छा। तो मुझे बचपन से ही क्रिकेट में ही रुचि थी और मैंने तय किया हुआ था कि मैं खूब मेहनत करूंगा और लगन से खेलूंगा और ये मेरी अभिलाषा थी कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। क्या बात। और जब ये सपना मैंने बचपन से देखना शुरू किया था और जब वो साकार हुआ तो मैं काफी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और जब आदमी सपने देखता है तो सपने देखता है गीतों के द्वारा। तो बचपन में कौन सा ऐसा गीत था इन सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था? मैं बचपन से, जैसे कि मैं 60s में जब खेलने को आया तभी मैं राजेश खन्ना के हर पिक्चर का काफी बड़ा फैन रहा था। बहुत अच्छे। और उनकी जो फिल्म थी उसमें मेरे सपनों की रानी आराधना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्या बात। और बहारों के सपने भी काफी अच्छी फिल्म थी उनकी। तो उनके गाने मुझे काफी पसंद रहते थे और हम
छूटते रहते थे। तो उसमें से आप कौन सा सुनना चाहेंगे? मैं मेरे सपनों की रानी पहले सुनना चाहता हूँ। जरूर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अशोक मनकर साहब, आप बचपन में माता पिता आपको कई बार वेकेशंस के लिए अपने गांव ले जाते होंगे या कई हिल स्टेशंस पर ले जाते होंगे, तो उसके बारे में जरा बताएंगे? जरूर। देखिए, मैं बचपन में जब मेरे पिताजी और माताजी दोनों मौजूद थे, तब हम अक्सर अपने गांव जाया करते थे। अपने गांव यानी ये एक ऐसी जगह है जहाँ से विश्व के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं, और जो इंडिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है जी, वो भी वहीं के जो महाराज थे जी हाँ, उनके नाम से आज भी चल रही है। क्या बात? और विनू मनकर को लेके सलीम दुरानी, अजय जडेजा और दुलीप सिंह जी और रंजीत सिंह जी जैसे महान क्रिकेटर्स दिग्गज वहाँ से निकले हैं। तो मैं समझता हूँ आपने गैस तो कर लिया होगा मेरा गांव कौन सा है। मेरा वतन जो है वो जामनगर। हाँ, और जामनगर हम वेकेशंस होते ही हमारा एक प्रोग्राम रहता था। मेरे पिताजी को ड्राइविंग का बड़ा शौक था जी, और उनके पास उस जमाने में भी अच्छी अच्छी गाड़ियां हुआ करती। हर साल 2 साल में वो नई गाड़ी लेते थे, और हम इस 15-20 दिन को हम काफी बेसब्री से इंतजार करते थे कब वेकेशन हो। और यहाँ से हम बाई कार ही जाते थे। क्या बात और यहाँ से 8-10 घंटे के दौरान पे रेस्ट लेके फिर आगे बढ़ते थे, और करीब 20-24 घंटे में हम जामनगर पहुंच जाते थे। इस लंबे सफर का आनंद लेते हुए एकदम, और सब फैमिली साथ में। मेरे 2 भाई, मेरे दूसरा भाई जो राहुल जो है वो तो 56 में आया, लेकिन मैं और अतुल मेरा दूसरा भाई, अच्छा, हम दोनों और मेरे माता पिता, जी हाँ, तो हम काफी इसकी मजा लेते थे।
और वेकेशन हमारा हमारे ये जो रिश्तेदार हैं जी। जो कभी मुंबई आ नहीं सकते, जी हाँ। उनके पास हम बिताते थे और काफी हमको मजा आता था। जामनगर वो हमारा मेन स्टॉप रहता था, जूनागढ़, जी हाँ। वहाँ पे हम गिर फॉरेस्ट में घूम के आते थे। हाय हाय। फिर इस बाजू आए तो एक जेतपुर करके एक जगह है, वहाँ पे मेरे मदर के अंकल का बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ हम लोग 3-4 दिन रहते थे। फिर राजकोट की तरफ आते थे। जी। इस तरह से सौराष्ट्र जो है उसकी हवा हम खाते थे और वहाँ का घी खूब खाते थे। ये जो वेकेशंस जो थे वो इस तरह से हम गुजारते यानी थे। कि गिर का जंगल, वहाँ के शेर और वहाँ की उस जमाने की वो असली घी आपको याद है। नहीं, दूसरी मुख्य बात तो ये थी कि ये घूमने के बावजूद हवा बहुत काफी अच्छी रहती थी और हमारी जो कुल देवी है, मैं नागर हूँ, गुजराती नागर हूँ, तो अंबाजी का मंदिर वहाँ पे है जी। तो हम उसका दर्शन करने जाते थे हर साल। और पिताजी आप जैसे जानते हैं कि हर साल इंग्लैंड जाया करते थे जी। क्योंकि वो प्रोफेशनल थे, तो करीब 23 साल तक वो 6 महीना इंग्लैंड में रहते थे जी। और 6 महीना आके इंडिया में उनको वक्त भी नहीं मिलता था जी। और यही एक वक्त मिलता था कि वेकेशन में वो हमें ले जाए और उन्होंने हर साल ये हमारे साथ का कमिटमेंट रखा। तो आज भी जब वेकेशन आता है तो हमको उनकी याद आती है। क्या बात है। तो चलिए इसी बहाने एक ऐसा गीत सुने जिससे कि तबीयत हरी हो जाए। तबीयत हरी या हो जाए पता नहीं, लेकिन दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। आज हमारे बीच में हैं देश के जाने माने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक मंकड़। आपने
अपने देश में कई जगह क्रिकेट खेला है। जवानी में जब आए आप, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला होगा, क्लब क्रिकेट, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, ये सारा खेलते हुए पूरे देश में आपने खेला, विदेशों में भी आप गए। तो इस दौरान कई घटनाएं घटती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं कि जिनको आप भुलाए नहीं भुला सकते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं आप बांटना चाहेंगे? नहीं, जरूर। देखिए, मेरा जो क्रिकेटिंग जो क्रोनोलॉजी है, जो क्रम है, वो संयमित रहा है, इन द सेंस कि मैं स्कूल क्रिकेट खेला जी, ऑल इंडिया स्कूल्स खेला, फिर मैं कॉलेज क्रिकेट खेला, यूनिवर्सिटीज, उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज काफी अच्छा कंपटीशन था। उसके बाद मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज खेला जी, और उसके बाद मुझे स्टेट में चांस मिला जी। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्टेट, जोन, जी। और जोन खेलने के बाद मैं कंट्री खेला। तो जब मैं इंडिया के लिए खेला तब तक काफी अनुभव मुझे मिल चुका था, और जैसे आपने बताया पूरा इंडिया करीबन मैंने देख लिया है, और काफी दूसरे देशों में भी क्रिकेट खेला हूँ। तो घटनाएं तो हर वक्त बनती रहती है। जैसे मैं अभी अभी मुंबई का कोच रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सी घटनाएं बनती है। लेकिन जब हम जी पहली मर्तबा इंग्लैंड में जीते, जी हाँ, ओवल के मैदान पे, जी हाँ, कि इंग्लैंड में तब तक इंडिया की कभी जीत नहीं हुई थी, और विदेश में वो पहली जीत थी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। क्या बात। तो उसमें मैं खेला भी था, और वैसे मैंने वहाँ रन्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने 3 कैच पकड़े थे उस मैच में। क्या बात है। और मुझे वो मैच का जब ख्याल आता है तो वो एक अविस्मरणीय यादगार पल है वो, और पूरे देश के लिए। जरूर। वाडेकर साहब उस वक्त हमारे कप्तान थे, और सोलकर साहब ने काफी अच्छी फील्डिंग करी, और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर उनके साथ आबिद अली साहब और वेंकट राघवन भी सपोर्ट थे। बॉलिंग में बेशन बेदी और चंद्रशेखर ने 6 विकेट लिए थे, और कॉट सोलकर बोल्ड चंद्रशेखर। बिल्कुल 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 ये उस जमाने का सूत्र होता था हमारे साथ। और आपने भी 3 कैचेस पकड़े थे, बिल्कुल वो समा याद हो आता है। और फिर कोई गीत ऐसे में सुनने का बड़ा जी करता है। काफी ऐसे गीत हैं, लेकिन एक गीत जो हम टीम के लिए गाया करते थे, जी हाँ, जब हम कॉलेज में खेलते थे, यूनिवर्सिटी में खेलते थे, कभी फिर जब रणजी ट्रॉफी में भी खेलते थे, वो एक गाना था जो अपने बढ़जातिया साहब की फिल्म का था। अच्छा जी। दोस्ती का, और चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। और वो कभी कभी हम ट्रॉफी के सामने बैठ के भी सब लोग गाया करते थे। मतलब उस जमाने के गीत भी कुछ ऐसे होते थे कि आम फिल्मों के गीत भी एक एकता को बांधने में, एकता के सूत्र में बांधने के लिए कारगर रूप से काम करते थे। और तो आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का वही गाना। चाहूंगा मैं तुझे ताज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा,
कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। अशोक बनकर जी, अच्छा ये बताइए, गुजरे जमाने के नामी गिरामी खिलाड़ियों के साथ आपने मैच खेले हैं, किसी मैच में किसी बॉलर को खेलते हुए आपको डर तो लगा हो, पर उसे खेलकर उसकी बॉलिंग पर विजय पाने की आपकी मंशा रही हो, ऐसा कोई बॉलर याद है आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है 2 गेंदबाज वैसे जिनसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डरता था जी। लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट करता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। क्या है कि जब सामने वाले की काबिलियत इतनी जबरदस्त हो तो जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो डर का तो सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन रिस्पेक्ट आ जाता है, मीन्स उनके सामने बैटिंग करते समय जरा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, ज्यादा कंसंट्रेशन जमाना पड़ता है, ज्यादा डिसिप्लिन रखनी पड़ती है। और वैसे 2 बॉलर्स मुझे लगे, एक तो वेस्ट इंडीज का एंडी रॉबर्ट्स जिनका एक्शन काफी डिसेप्टिव था। वो लगते थे बड़े स्लो, बट लास्ट मिनट पे उनका जो शोल्डर एक्शन था उसकी वजह से बॉल की रफ्तार बड़ी चौगुनी हो जाती। अच्छा, लगता था अपने को धीरे से आ रहा है, लेकिन गिर के बॉल तुरंत उठता था, एकदम उठता था और उठता भी था। गिर के तो फास्ट आता था और बाउंस भी मिलता था, और कोई भी विकेट पे उनके पास वो काबिलियत थी कि वो ये इस तरह की बॉलिंग कर सके, इसलिए इंडिया में भी वो काफी प्रभावित रहे। मैंने तो उनको इंग्लैंड में खेला। मुझे याद है ऐसे ही उड़ते हुए बॉल्स को खेलने के लिए आपका एक इंटरव्यू छपा था काफी अरसे पहले कि आप टेनिस के बॉल के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। आपका एक वो आया था स्टेटमेंट। नहीं, पर ये अच्छा आपने याद कराया। उठते हुए बॉल के बारे में अगर इंडिया में कोई प्लेयर मैंने देखा है तो सबसे बढ़िया प्लेयर गावस्कर रहा, जो उसकी हाइट की वजह से वो उठते हुए बॉल की को बहुत अच्छी तरह से नीचे रख सकता था। तो मेरे साथ वो मुंबई में खेला करता था, रणजी ट्रॉफी में, दुलीप ट्रॉफी में, और कॉलेज में भी मेरा जूनियर सुनील था। दूसरा एक बॉलर खास मैं श्रोताजनों के लिए कहना चाहता हूँ, उन्होंने शायद नाम उनका सुना नहीं सुना हो, वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेहम मैकेंजी। अच्छा। और ग्रेहम मैकेंजी जिसको गार्थ के नाम से लोग जानते हैं, उसके जैसा बॉलर मैंने देखा नहीं। 69 सीरीज में जब हम खेल रहे थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, उसमें मेरा काफी अच्छा योगदान फॉर्म रहा था, और मैंने कुछ 4 बार 50 के ऊपर रन बनाए और एक बार 97 पे मैं आउट हो गया। तो उस सीरीज में 4 मर्तबा ग्रेहम मैकेंजी ने मुझे बोल्ड किया, और वो भी 50 रन करने के बाद, और ओल्ड बॉल से। आज जो नया बॉलर है नई गेंद जब डालता है तब उसको फायदा ही है, क्योंकि
स्विंग होता है, शाइन होती है, सीम ताजी रहती है, बॉल कड़क रहता है, हाँ। मूव करता है, तो उसमें तो उसको एडवांटेज है ही। लेकिन ये ओल्ड बॉल से अगर कोई प्लेयर फॉर्म में हो और वो 50 के ऊपर बैटिंग करता है, उसको बोल्ड करना, हाँ। उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि वो सब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स मैंने अपनी करियर में अगर फेस किया हो, वो भी इंडिया में। मैं मैकेंजी को इंग्लैंड में भी खेला जी, लेकिन इंडिया में इंडियन विकेट्स पर हाँ। इतनी अच्छी बॉलिंग करने वाला बॉलर बहुत कम मैंने देखे। बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। मंजिल नई राहों पे चले हैं हम तो, ये भी मालूम है कांटों पे पले हैं हम तो, गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से, गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। अपनी तकदीर पे रोना बड़ी नादानी है, जान सी चीज को खोना बड़ी नादानी है, कुछ तो धीरज रखो कह दो कोई नादानों से, कुछ तो धीरज रखो कह दो कोई नादानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। जिंदगी वो है चमन फूल भी खिल जाते हैं, दिल के टुकड़े जो बिछड़ते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे शीशे कभी मिल जाते हैं पैमानों से, जैसे शीशे कभी मिल जाते हैं पैमानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं देश के जाने माने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक मंकड़। आपसे बातचीत की है अशोक सोनावने ने। अशोक मंकड़ जी, इंसान का हर फील्ड में अपना एक आदर्श होता है। आप क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, तो आपके आदर्श खिलाड़ी कौन थे? देखिए, आदर्श खिलाड़ी मेरे टाइम में वेस्ट इंडीज के कप्तान वर्ल्ड फेमस हैं और हर कोई क्रिकेट खेलने वाला उसका नाम जानता है, सर गारफील्ड सोबर्स। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनके सामने खेला भी। अच्छा। और उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी रही है, क्योंकि हम अभी दोनों एक गेम खेलते हैं जो क्रिकेट के बाद
जो हम सब क्रिकेटर्स आजकल ले रहे हैं, गोल्फ, तो मैं सोबर्स साहब के साथ गोल्फ भी खेला हूँ और वो काफी बड़े अच्छे गोल्फ प्लेयर्स हैं, जैसे कपिल देव है इंडिया में, उसी लेवल के वो प्लेयर हैं। और वेस्ट इंडीज की सीरीज जब हम जीते तब गारफील्ड सोबर्स ही कप्तान थे और काफी हमारी उस टाइम पे, मैं तो बहुत यंग था, फिर भी उनकी जो ह्यूमिलिटी थी उससे हमारी दोस्ती काफी हुई और हम काफी क्रिकेट की चीजें डिस्कस किए और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। लेकिन एक बात मैं खास आज ये श्रोताजन को बताना चाहता हूँ कि हमारी टेस्ट मैच चल रही थी पोर्ट ऑफ स्पेन में, ट्रिनिडाड में। वो 6th टेस्ट मैच थी, क्योंकि 5 मैच उस टाइम पे 6 मैच की हमारी सीरीज थी, जिसमें 5 मैच ड्रॉ हो गई थी। और गारफील्ड सोबर्स, मुझे बॉल लगा हुआ था इसलिए मैं खेल नहीं पाया था क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन वो लास्ट मैच थी तो मुझे एक वीक में रखा गया वहाँ। तो मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा था और मेरे बाजू में गारफील्ड सोबर्स बैठे थे पैड्स पहन के। वो नंबर 4, 5, 6 जाते थे। उस मैच में शायद वो नंबर 6 जा रहे थे। तो मैं देखा कि काफी वो लग रहे थे नर्वस से और अनईजी और अपने हाथ की उंगलियां घुमाते फिरते रहते थे। तो उस टाइम पे मैंने उनको पूछा कि भाई सोबर्स साहब, आप तो करीबन कितनी भी टेस्ट खेल रहे हो वो भी पता नहीं, और ये आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं अशोक, आपको सच बताएं कि मुझे ये फीलिंग हर एक इनिंग के पहले आता है। क्या बात? और जब ये फीलिंग आता है तब ही मुझे लगता है कि आज मैं रन्स बनाऊंगा। क्या बात? और आप मानिएगा नहीं, उनका बैटिंग का टर्न आया और जाके उन्होंने 150 रन बनाए। यानी कि कितना आदमी की क्या ह्यूमिलिटी, आदमी का क्या अंडरस्टैंडिंग और कितनी ब्यूटीफुल एक नर्वसनेस को इस तरह से लेके मोटिवेट करते हैं अपने आप। जी हाँ। कि और उसमें उसको शर्म भी नहीं। आई मीन देखिए, इतना बड़ा प्लेयर एक जूनियर इंडियन प्लेयर से कह रहा है कि यार मैं तो नर्वस हूँ और ये नर्वसनेस मुझे पसंद है। यानी ये इस टाइप के ये प्लेयर को मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ सर। इतना बड़ा सीक्रेट आपके साथ उन्होंने बांटा, शायद इसीलिए आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनको मान लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और अच्छे है कि हर एक यंगस्टर्स है वो भी इस बात को जरा ध्यान से देखें कि नर्वसनेस से डरना नहीं चाहिए। नर्वसनेस का उपयोग करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। और इसमें ह्यूमिलिटी भी है, इसमें ग्रेटनेस भी है और इसमें एक सच्चाईपन है, एक सच्चापन है कि जो आदमी इतना बड़ा है वो भी अगर थोड़ा नर्वस हो सकता है तो हमें डरने की क्या बात है लाइफ में। अशोक जी, क्रिकेट के मैदान में रनों की बौछार तो आपने खूब की, अब जरा आपके पसंद के सुरों की बौछार हो जाए। मुझे मुकेश जी का एक गाना काफी पसंद रहा है, उसमें काफी दर्द है और वो है परवरिश फिल्म का ये गाना है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे
बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कई नंबर्स पर आप खेले हैं, तो कौन सा ऐसा नंबर था जो आपको पसंद था? 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे अगर मिडिल ऑर्डर में खेलने को मिलता जी, तो शायद मैं मेरे जो क्रिकेट सपोर्टर्स रहे हैं उनको मैं जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन किस्मत ने मुझे 1 से लेकर 7 नंबर तक खिलाया और ओपनिंग में मुझे जो निष्फलता मिली, वो शायद मुझे मिडिल ऑर्डर में नहीं मिलती जी। और अगर मुझे मिडिल ऑर्डर में कंटिन्यू किया जाता तो मैं कंट्री को और सर्व कर सकता था। और मेरे लिए आइडियल नंबर 4 था, जो मैं मुंबई के लिए 25 साल तक खेला। अच्छा, मतलब 4 नंबर पे खेलना आपको पसंद था? जी जी हाँ। फिर एक बार हम जानना चाहेंगे कि उस दौरान जब आप काफी मसरूफ होते थे, बिजी होते थे, मतलब यहाँ दौरा है, बाहर जाना है, ये तमाम बातें होने के बाद जब आप थक हार कर भारत आते थे, घर आते थे और फिर वेकेशन पर जाते थे, जी, तो कहाँ जाना आपको पसंद होता था और किस तरह से छुट्टियां बिताना आपको अच्छा लगता था? जब मैं क्रिकेट का जब मैं टीम में रहा 69 से लेके 78 तक जी, और 86 तक मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला जी, तब हमें वेकेशन में इधर जाने का इतना मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हम ऑफ सीजन में हमेशा इंग्लैंड जाया करते थे जी, और इंग्लैंड में थोड़ा लीग क्रिकेट खेल लिया, थोड़ा काउंटी क्रिकेट देख लिया, तो वो वेकेशन भी हो जाता था, क्रिकेट का भी टच रहता था और अलग अलग विकेट पर खेलने का हमें अनुभव प्राप्त होता था जी। दूसरी बात ये है कि हम अलग अलग देशों में प्राइवेट टीम के साथ जाते थे, यानी कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए, कभी श्रीलंका चले गए, कभी न्यूजीलैंड चले गए। वैसे वेकेशन दरमियान वाइफ को लेके, यानी अकेले सिर्फ प्लेयर्स लोग नहीं, जैसे इंडियन टूर्स में जाते हैं सिर्फ प्लेयर्स लोग जाते हैं, पर जब ये ऑफ सीजन का जो वेकेशन रहता था तो हमारे लिए, बिकॉज क्रिकेट ही मकसद होने की वजह से हम कहीं हिल स्टेशन या कहीं इधर उधर नहीं जा पाते थे, क्योंकि हमें टच में रहना पड़ता था और सीजन के पहले की पूर्व तैयारी जो है वो स्लैक न हो, इसलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि कहीं जाके 1-2 महीना आराम से बिताए। हमारे प्रोफेशनल जीवन में आराम जैसा चीज रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, करेक्ट, स्लिप क्रिकेट। देखिए आप सचिन को देखिए, उसके पास कोई विचार ही नहीं है और इसलिए तो उसका कंसंट्रेशन बना रहता है और हमको फिजिकली भी फिट रहना पड़ता है। वेकेशन में गए तो हमें थोड़ा संभालना पड़ता है, ज़्यादा खाना पीना हो गया, ज़्यादा आराम हो गया, सुस्ती हो गई, थोड़ी स्लोनेस आ गई, तो इंडियन क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव है कि आपको हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है। सही बात तो है। इस तरह से वेकेशंस जो थे हमारे क्रिकेट के, वो हमेशा क्रिकेटिंग वेकेशन ही रहे हैं। लेकिन 86 के बाद जी, जब मैंने दूसरा स्पोर्ट शुरू किया, जैसे कि गोल्फ, तो हम अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगह पर गोल्फ खेलने जाते हैं, यानी कि 8-10 दिन बेंगलोर चले गए, 8-10 दिन पूना चले गए, 8-10 दिन दिल्ली चले गए, क्योंकि आजकल इंडिया में ये गोल्फ काफी प्रचलित हुआ है और हर एक स्टेट में गोल्फ कोर्सेज
आ गए हैं। तो ये गेम से मुझे काफ़ी दिलचस्पी है और मैं अच्छे लेवल पे भी खेलता हूँ। तो गेम का गेम हो जाता है और वेकेशन का वेकेशन हो जाता है। और अपनी खेल को खेलते हुए वेकेशन बिताना आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल। और परिवार का जहाँ तक संबंध है, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है उसका नाम मिहिर है, वो 27 साल का है, और हर्ष जो है वो छोटा है 21 साल का। दोनों अमेरिका में सेटल हुए हैं। तो वो आज बड़ा बेटा तो 10 साल से वहाँ है, और हर्ष अपनी इंडिया के लिए डेविस कप भी खेल रहा है। क्या बात। और आज लियांडर पेस भूपति और 3rd नंबर पे हर्ष मनकड़ अपनी टीम में है। तो उनका हमारे साथ आना भी संभव नहीं कम होता है, क्योंकि उनके खुद का टूर्स वगैरह रहती हैं। तो इस तरह से हम कभी चारों जन साथ में नहीं जा पाए। ये एक अफसोस है मेरे जीवन का। मैं मानता हूँ कि ये जो इनका जो बचपना है उसमें मैं क्रिकेट खेलता था, और जब बड़े हो गए तब वो अपने टूर्स पे रहे हैं, तो हम कभी एक साथ पारिवारिक कहीं पे गए नहीं। एक मेरा ये अफसोस रह गया है। अशोक जी, क्रिकेट खेलते हुए जैसे चाय पान का समय होता है, मैं समझता हूँ अब समय है एक गीत के रसपान का। लता जी का जो एक गाना है, वो मैंने जब स्कूल में था तब ये फिल्म देखी थी। विश्वजीत साहब भी थे उसमें 20 साल बाद, और उसका ये गाना कहीं दीप जले कहीं दिल, ये काफी मुझे पसंद। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं देश के जाने माने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक मंकड़ से अशोक सोनावने की बातचीत। आप क्रिकेट खेले, पिताजी क्रिकेटर थे, हर जैसा कि आपने अभी बताया टेनिस खेलता है, तो ये क्रिकेट से टेनिस की ओर कैसे मुड़े?
देखिए, जब हर्ष बड़ा हो रहा था तब मैं काफ़ी इन्वॉल्व था इंडियन क्रिकेट में जी। काफ़ी ट्रैवल करता था। और मेरी वाइफ जो हैं वो आप वैसे जानते होंगे, निरुपमा अर्जुन अवार्ड विनर है टेनिस की जी। और उन्होंने काफ़ी चैंपियनशिप्स इंडिया में और विदेश में जीती हैं। वो एक ही महिला है जो शायद आपको पता नहीं हो कि एशिया में से विंबलडन खेली हुई हैं। क्या बात है। और वो मेरी पत्नी होने के नाते मैं थोड़ा हैंडपैक्ड भी रहा हूँ तो उसमें हर्ष को प्रभावित कर गई। और बचपन से हर्ष जब क्लब में जाया करता था मेरी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ यहाँ CCI में रोज टेनिस खेलती थी, तो स्कूल से वो टेनिस में आता था, तो वहीं उसने खेलना शुरू किया और जीतना शुरू किया। अंडर 10 ग्रुप जीता, अंडर 12 जीता, अंडर 14 जीता, नेशनल जीता। तो वो इस मुकाम पे आ गया जहां से वो रिटर्न नहीं कर पाया। और क्रिकेट का उसको काफी शौक है हर्ष को। मिहिर तो बड़ा था, वो भी नेशनल चैंपियन रहा, तो हर्ष इंटरनेशनल प्लेयर बना। और इसकी यही वजह थी, हर्ष को भी हमने दोनों स्पोर्ट्स के सामने रखा था जी। और क्रिकेट में भी हम ले जाया करते थे, टेनिस में भी ले जाया करते थे, और उसको अगर बैडमिंटन या हॉकी या फुटबॉल खेलना है तो उसमें भी हम उसको एनकरेज करते। कहीं पे हमने ऐसा नहीं कहा कि हर्ष तुम्हें यही गेम खेलना है। खूब विशाल देश है हमारा और प्रतिभाएं तो हैं। आप मार्गदर्शन के रूप में इस देश के बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मेरा सबसे पहला तो ये कहना है सब युवक पीढ़ी को कि सबसे पहले डिसिप्लिन काफी जरूरी है। अनुशासन और सेल्फ डिसिप्लिन, किसी के कहने पर करना और अपने खुद के कहने पे करना, उसमें फर्क है। सही बात। तो एक तो सेल्फ डिसिप्लिन काफी जरूरी है। दूसरी चीज लगन जी, उत्साह, जोश और एकलव्य जैसा ध्यान। क्या मीन्स आपका जो कंसंट्रेशन जो है वो तब उभरेगा जब आप अलग अलग दिशाओं से आकर्षित न होते, अपने एक लक्ष्य पर केंद्रित अपना मन करो। क्या बात है। और इससे मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा। तीसरी बात मेहनत, क्योंकि क्या है कि पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध भी लूला होता है। पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज है, और अगर पुरुषार्थ करने के बाद आपको फल न मिले तो उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयत्न आपके हाथ में है। और प्रयत्न को साकार करने के लिए सबसे बड़ी ताकत प्रार्थना है। जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, जब एक किरण भी आशा की आती हो नहीं नजर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर।
हमें ये जानने की उत्सुकता है कि आपको दुनिया का कौन सा देश पसंद आया और क्यों? काफी देशों में क्रिकेट के लिए गया हूं और सबसे अच्छा देश मुझे ऑस्ट्रेलिया लगा है। क्या बात है। और इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो वेदर जो है वो हमारी कंट्री से अनुसंगित है जी, और वहाँ का जो क्रिकेट है, वहाँ का जो एटीट्यूड है, इतना प्रोफेशनल और इतना सिंसियर है जी। कि जब हम फ्रेंडली गेम्स खेलने भी जाते थे तो एक रन के लिए भी वो लोग जान लगा देते थे। क्या बात है। और टेस्ट क्रिकेट में तो आप बात ही मत करो। लेकिन मैं 5-6 मर्तबा प्राइवेट क्लब से ऑस्ट्रेलिया गया जी, और खेला वहाँ, और फ्रेंडली मैचेस खेला। फ्रेंडली मैचेस शाम को 6 बजे के बाद ही फ्रेंडली होती है बट सुबह 10 से लेकर 6 तक इतना फियर्सली ये लोग compete करते हैं जी। तो उसके देख के बहुत मुझे मजा आता है और मेरे को काफी वहाँ सीखने को मिला। दूसरी बात, वहाँ के ग्राउंड्स जो हैं जी, वो एक से बढ़िया एक, जैसे मेलबर्न का आप देख लो, एडिलेड का ग्राउंड देखो। अभी मैं पिछले महीने पर्थ में गया हुआ था जी। पर्थ का ग्राउंड, वाका ग्राउंड, या ब्रिस्बेन का आप गाबा देखो, या आप होबार्ट में जाओ टास्मानिया में, एक से बढ़कर एक ग्राउंड फैसिलिटीज, विकेट्स, ड्रेसिंग रूम्स, और वहाँ का जो क्रिकेट का जो माहौल है ना, क्रिकेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना टाइट है। आपको अगर आज से वहाँ टूर करनी होती है तो 2 साल के बाद आपको डेट्स मिलती हैं। क्या बात। यानी इतना ऑर्गेनाइज्ड इनका सब सेटअप रहता है। और वहाँ पे आप एकेडमीज देखिए, वहाँ पे आप क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए लोग बड़े बड़े वहाँ के टेस्ट प्लेयर्स विलेजेस में जाते हैं और अपना टाइम देके वहाँ के विलेजेस के लड़कों को, क्योंकि उनको मालूम है कि विलेज का एक लड़का एडिलेड नहीं आ सकता है, तो एडिलेड के जो चैपल्स हैं ये है, वो अपने विलेज में खुद जाके बच्चों के साथ प्रशिक्षण देते हैं। तो ये कंट्री जो है उससे मैं काफी प्रभावित रहा हूँ, रहूंगा, और मैं समझता हूँ कि हर एक क्रिकेटर को अपनी करियर में एक बार तो ऑस्ट्रेलिया में खेलना जरूर चाहिए बशर्ते कि उसको मौका मिले। अच्छा, अब ये बताइए कि भारत में आपको ऐसी कौन सी जगह है जो पसंद है, और पसंद है तो क्यों? मुझे भारत में सबसे अच्छी जगह पूना लगती है। अच्छा। उसके काफी रीजंस हैं। जी हाँ। पूना का जो विकेट है वो भारत का मैं समझता हूँ सबसे अच्छा विकेट है क्रिकेट के लिए। वहाँ के ग्राउंड भी काफी अच्छे हैं। हम लोग मुंबई में रहते हुए पूना सबसे नजदीक हमें पड़ता है, और कॉलेज टाइम से हम लोग हर साल पूना की ट्रिप करते रहे। जी। एक ये बात हुई। दूसरी बात, पूना की जो वेदर है वो काफी अच्छी है। क्रिकेटिंग सीजन में वहाँ का टेम्परेचर जो है वो एकदम आइडियल टेम्परेचर है क्रिकेट के लिए, और शाम को इतना बढ़िया वातावरण हो जाता है कि दिन भर की थकान के बाद भी आप एकदम फ्रेश महसूस करते हो। तो अशोक जी, इस कार्यक्रम में भी आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर और फ्रेश हुआ जाए। मेरी अगर याद सही है तो अशोक कुमार जी की ये फिल्म थी, और अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गाना जो मैं गुनगुनाते रहता हूँ वो है दिल ढूंढता है सहारे सहारे। सहारे सहारे दिल ढूंढता है, सहारे सहारे लुटे दिल के अरमां बुझे नैन तारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। बदली बहारें हुए गैर वो भी किसे हम पुकारे,
के हम हैं तुम्हारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। वफा इस जहां में कहीं भी न पाई, हुई दूर मंजिल घटा गम की छाई, है काजल से काले अजब दिन हमारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। बनी मेरे दिल पर ये तस्वीर तेरी, तुझे फिर ना पाया ये तकदीर मेरी, नहीं कोई अपना रहे बेसहारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। लुटे दिल के अरमां बुझे नैन तारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। अशोक मनकर जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, हमारे सुनने वालों के साथ अपनी यादें बांटी। हम इसके लिए अपनी ओर से, हमारे सुनने वालों की ओर से आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। मुझे याद सब है जरा जरा। इस प्रोग्राम में आज आप सुन रहे थे देश के जाने माने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक मंकर से अशोक सोनावने की बातचीत। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में जिस क्रिएटिव टीम ने भाग लिया उसमें टेक्निकल असिस्टेंट थे DK कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता का था, एसोसिएट प्रेजेंटर थे कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन राकेश जोशी का और इस अंक के प्रोड्यूसर थे रमेश शेट्टी। मुझे याद सब है जरा जरा।